हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टडी करेंगे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इंग्लिश में आपको स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा। डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन किसी भी उपकरण या वस्तु के ऊपर जो भी मौजूद हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल स्पोर्स को छोड़ दें तो उनको मारने की एक प्रक्रिया है। यह संक्रमण के रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। कीटाणु शोधन रोगों के उपचार के खर्च को कम कर सकता है। क्यों? यदि कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन हम करते हैं प्रॉपरली तो बीमारी होगी नहीं, तो बीमारी होगी नहीं तो उसका उपचार ये तो खर्च होगा नहीं। ठीक है, तो बहुत ही कम खर्च में हम उसको ये पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि डिसइंफेक्शन में कम खर्चा लगेगा, ट्रीटमेंट के में बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। प्रॉपर डिसइंफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? यह एक रासायनिक या भौतिक एजेंट है, केमिकल या फिजिकल एजेंट है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। इसका अर्थ यह है कि कीटाणुनाशक जो है वो जो निर्जीव वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए उसके ऊपर लगाया जाने वाला जो मटेरियल है उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यदि हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो ये डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया है, और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिसइंफेक्टेंट। अच्छा डिसइंफेक्टेंट किसको कहेंगे? अच्छा डिसइंफेक्टेंट वो होगा जिसमें एक विस्तृत रोगाणुनाशक स्पेक्ट्रम हो, रोगाणुरोधी स्पेक्ट्रम हो, यानी एक ही डिसइंफेक्टेंट वो बैक्टीरिया को भी मार रहा है, वायरस को भी मार रहा है, फंगस को भी मार रहा है और स्पोर्स को भी मार रहा है। तो जितने ज्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा उतना ही उसका वाइड स्पेक्ट्रम होगा और वो उतना ही अच्छा होगा। इसी प्रकार ये जो डिसइंफेक्टेंट है वो तेज किलर होना चाहिए, यानी जो कॉन्टेक्ट पीरियड है वो कम से कम हो। जितना जल्दी वो बैक्टीरिया जो वायरस को मारेगा उतना ही अच्छा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं ना कि तेरा साबुन स्लो है क्या, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और यह कार्बनिक पदार्थ, जैसे यदि ब्लड लगा हुआ है, थूक है या फीसेज है, उसके ऊपर भी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी उपस्थिति में वो स्लो हो जाए। और क्या होना चाहिए? यह उपकरण और जिसके ऊपर भी हम यूज कर रहे हैं, कपड़े, रबर, प्लास्टिक, उसको बिगड़ने का कारण नहीं बनना चाहिए, यानी उसको खराब ना करें, हाथों को भी खराब ना करें, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसका नियमित उपयोग की सुविधा के लिए इसमें अच्छी खुशबू हो या खुशबू ना हो, पर बदबू नहीं होनी चाहिए, तो वो अच्छा डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। और यस, इसे महंगा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगा होगा तो सभी लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, वाइड डिसइंफेक्शन नहीं होगा बड़े लेवल पे। कब होगा? जब वो सस्ता होगा। तो सस्ता भी होना चाहिए और पानी में घुलनशील भी होना चाहिए, क्योंकि यदि वो घुलनशील होगा तभी तो हम उसको डाइल्यूट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड, क्योंकि वो अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग एक्टिविटी करेगा, तो डाइल्यूट भी हो सकती है। और ये इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, यानी जब इसको हम यूज करने के बाद कहीं डिस्ट्रॉय करें तो वो एनवायरनमेंट को खराब ना करे, तो वो एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट होगा। डिसइंफेक्टेंट्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार के मुख्य डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, फिजिकल और केमिकल डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे? हवा और सूर्य देवता की पावर, यानी सनलाइट। जब हम हवा में या एरिएशन जिसको हम कहते हैं उसमें यदि कोई इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं तो जैसे ही उसका ड्राइंग होती है, हवा से ड्राई होगा, वो सूखेगा, तो सूखने से बहुत सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार जो सनलाइट है उसके संपर्क में आने से भी बहुत सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जब धूप में हम कपड़े सुखाते हैं तब कहते हैं कि अगर कई दिन से नमी है, बदबू आने लग गई है, तो बदबू किस चीज से आती है? कपड़ों में, बैक्टीरिया के कारण। और यदि हम उसको धूप में सुखा देंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन जो सनलाइट की जो यूवी लाइट्स हैं वो भी बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस के लिए भी घातक होती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद आते हैं हम फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स पर।
फिजिकल डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले है बर्निंग या जलाना। जलाना या भस्मीकरण कीटाणु शोधन की एक उत्कृष्ट विधि है, बहुत अच्छी विधि है। दूषित जो ड्रेसिंग है, पट्टियां हैं, स्वैब्स हैं, उनको और सस्ती वस्तुएं जिनको जलाया जा सके, उन्होंने इस सिस्टम से हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लकड़ी का बुरादा, कागज या केरोसिन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर यदि हम इसको जलाएं तो बहुत तेजी से वो जल जाएगा। और इन्फेक्टिव जो फीसिस है, मल है रोगी का, उसको भी इस प्रक्रिया से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। दूसरी विधि है हॉट एयर। कांच के बर्तन, कॉटन स्वैब्स, ड्रेसिंग, ऑयल्स एंड वेसलिन और जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए हॉट एयर बहुत ही उपयोगी है और इसको हम ज्यादातर हॉट एयर ओवन में यूज करते हैं। और तीसरा फिजिकल डिसइंफेक्टेंट है बॉइलिंग, सिंपल उबालना। उबालना भी कीटाणु शोधन की एक बहुत ही प्रभावी विधि है और इसे हम घर पर भी यूज कर सकते हैं। उबलने के दौरान और जो उसमें स्टीम बन रही है, वो बहुत ही तेजी से बैक्टीरिया को मार देती है। 5 से 10 मिनट में बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, बट वायरस या स्पोर्स नहीं मरते हैं, उसके लिए काफी लंबा समय चाहिए। अब आते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। सबसे जो बड़ी रेंज है वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स की। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले हम देखते हैं फिनोल और क्रिसोल। फिनोल, और जो फिनोल है उसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। शुद्ध फिनोल एक प्रभावी कीटाणुनाशक नहीं है, परंतु क्रूड फिनोल, जिसमें हम फिनोल और क्रिसोल का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो एक प्रभावी डिसइंफेक्टेंट है। मल के कीटाणु शोधन फिशिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 10% और फर्श को साफ करने के लिए और फर्नीचर को साफ करने के लिए 5% इसका सॉल्यूशन बहुत ही उपयोगी रहता है। अकेला क्रिसोल भी एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक है। यह फिनोल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, बट उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं है, यानी अधिक कंसंट्रेशन में भी वो अच्छा काम करता है। मल मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए 5 से 10% का क्रिसोल काफी उपयोगी है। क्रिसोल एक सर्व प्रयोजन सामान्य कीटाणुनाशक है, हर एक्टिविटी में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसका इमल्सिफिकेशन किया जाए साबुन के साथ, तो हम क्रिसोल को कहते हैं सेपोनिफाइड क्रिसोल। लाइजोल, आइजॉल और जो साइलिन क्रिसोल्स इमल्शंस हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। लाइजोल में 50 to 60% क्रिसोल होता है और ये बहुत ही काफी पावरफुल या शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। मल के कीटाणु शोधन के लिए लाइसोल का 2% घोल उपयोग में लाया जा सकता है। क्लोरहेक्सिडिन, यह एक उपयोगी स्किन एंटीसेप्टिक में से एक है। यह पानी और अल्कोहल दोनों में घुलनशील है। ये साबुन और डिटर्जेंट द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, वहां पर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। 0.5% जो इसका सॉल्यूशन है, चाहे वो अल्कोहल हो या एक्वा सॉल्यूशन हो, उसको हम लोशन के रूप में यूज कर सकते हैं। बर्न और हैंड कीटाणु शोधन या हैंड डिसइंफेक्शन के लिए 1% क्लोरोहेक्सिडिन युक्त क्रीम या लोशन की सिफारिश की जाती है। यानी यदि बर्न जला हुआ पार्ट है तो उसमें भी हम ये लोशन यूज कर सकते हैं क्लोरहेक्सिडिन। हेक्साक्लोरोफेन, यह कीटाणुनाशक ग्राम पॉजिटिव जीवों के लिए तो काफी सक्रिय है और ये बट कार्रवाई में धीमा है, परंतु त्वचा पर एक कुमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है, यानी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी करता है। और साबुन के साथ भी ये कंपेटिबल है, यानी साबुन भी यूज कर रहे हैं तो भी हेक्साक्लोरोफेन काफी उपयोगी है। इसीलिए यदि एंटीसेप्टिक सोप बनानी हो तो उसमें हम हेक्साक्लोरोफेन का यूज कर सकते हैं। क्लोरोहेक्सिलिनोल, क्लोरोहेक्सिलिनोल एक अपेक्षाकृत नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक है और हाई कंसंट्रेशन पर भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो काफी फिनोलिक जो कीटाणुनाशक है उनकी तुलना में बहुत ही आसानी से दूसरे जो कार्बनिक मैटर है उनसे निष्क्रिय हो सकता है। 5% इसका जो सॉल्यूशन है वो उपकरणों, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिसइंफेक्शन के लिए उपयोगी है, बट इसमें भी लगभग 15 मिनट का कॉन्टेक्ट पीरियड आवश्यक है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा स्लो है, तो ये अच्छे डिसइंफेक्टेंट की श्रेणी से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट पीरियड तो कम होना चाहिए, इसका तो ज्यादा है। चलिए, सिट्रीमाइड, यह एक अमोनिया यौगिक है
यह जो वेजिटेटिव ग्राम पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफी एक्टिव है, बट ग्राम नेगेटिव जीवों के लिए थोड़ा कम काम आता है। ये इसकी जो फील है वो सोपी है और इसका उपयोग 1 से 2% कंसंट्रेशन में कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये आप जानते हैं कि वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन युक्त चूना, इसको हम कह सकते हैं। क्लोरीन की तीखी गंध इसमें निकलती है। सफेद रंग का एमोर्फस पाउडर होता है। ये 1 से 3% की ताकत या कंसंट्रेशन पर इसका हम यूज कर सकते हैं और अधिकांश माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है। स्ट्रीट के जो डिसइंफेक्शन के लिए हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं गलियों में लार्ज स्केल पर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी, फीसेस या मलमूत्र के कीटाणु शोधन के लिए व्यापक रूप से किया जा सकता है और ये डिओड्रेंट के रूप में भी काम करता है। हाइपोक्लोराइट व्यापक रूप से क्लोरीन कीटाणुनाशक है जो लिक्विड फॉर्म में सोडियम हाइपोक्लोराइट के रूप में और सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप में उपलब्ध है। ये भी एक वाइड स्पेक्ट्रम या वाइड रेंज का डिसइंफेक्टेंट है और इसमें कोई भी जो रेजिड्यू, हार्मफुल रेजिड्यू नहीं बचते, यानी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी मटेरियल को। बड़े पैमाने पर जब सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज होती है तब हम इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो रूम सैनिटाइजेशन है या हॉस्पिटल के सैनिटाइजेशन के लिए, बड़े रूम्स के लिए, जैसे आजकल कोविड का जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसमें भी सैनिटाइजेशन के लिए हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन यूज में ले सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो पानी के साथ या एज ए टिंचर उसका हम यूज करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावी स्किन एंटीसेप्टिक का काम करता है। सर्जरी से पहले जब हम स्किन रेडी करते हैं तो वहां भी इसका अच्छा यूज होता है। आयोडीन एक बैक्टीरियासाइडल भी है, फंगस को नष्ट करने वाला भी है, वायरोसाइडल भी है और इवन उस स्पोर्स को भी नष्ट कर देता है। आयोडीन एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी जो कॉन्टेक्ट पीरियड है वो भी बहुत कम है, तेजी से किल करता है, अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। एल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल आमतौर पर एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं। काफी वाइड इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है वो के रूप में जो एथिल अल्कोहल है वो त्वचा के कीटाणु शोधन के लिए और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए, जो हैंड सैनिटाइजर अपन यूज करते हैं आजकल, वो ज्यादातर यही होता है 70% सॉल्यूशन में। शुद्ध अल्कोहल में कीटाणु शोधन की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती है, तो 70% जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। बहुत अच्छा बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, फंगस और इवन वायरस के अगेंस्ट भी वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। फॉर्मेल्डिहाइड, यह बैक्टीरिया, फंगस और कई वायरसेस के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन बैक्टीरिया के स्पोर्स और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के ऊपर कम प्रभावी। ये कपड़ों और जो मटेरियल है, धातु है, मेटल है, उसको हार्म नहीं करता है और इसका उपयोग कमरे की दीवारों, फर्नीचर के छिड़काव पर यूज कर सकते हैं 2 से 3% सॉल्यूशन के रूप में। और जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है उसका भी उपयोग हम ऑपरेशन थिएटर के कीटाणु शोधन के लिए कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, यह एक पर्पलिश ब्लैकिश कलर का क्रिस्टलीय ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह एक्वेरियम को कीटाणु नाशित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उससे पहले पैरों को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका उपयोग फलों और सब्जियों को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका उपयोग अस्पतालों में सरफेसेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है। 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 मिनट में बैक्टीरियासाइडल होता है और 5 मिनट में माइक्रोबैक्टीरियल और फंगस को समाप्त कर सकता है। 3% सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक के रूप में वुंड्स और अल्सर्स की क्लीनिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, जो डिसइंफेक्शन है उसके 3 टाइप होते हैं: कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन और प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या है? ये इसे हम समवर्ती कीटाणु शोधन कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है कि जो संक्रामक सामग्री है या इन्फेक्टिव मटेरियल है उसको उसी समय डिसइंफेक्ट कर दिया जाए जब वो रोगी के शरीर से बाहर निकलता है।
या डिस्चार्ज होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो एजेंट बनता है उसी समय उसको नष्ट कर दिया जाए ताकि वो आगे इन्फेक्शन ना फैला सके। तो ये क्या होगा, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन होगा। ये एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। यह आमतौर पर बीमारी के दौरान ही, जब रोगी हॉस्पिटल में है या वार्ड में है, तो उसमें साथ साथ चलती है जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बीमारी के दौरान ही मलमूत्र, थूक, उल्टी, दूषित कपड़े, हाथ, ड्रेसिंग, एप्रन, ग्लव्स आदि को कंटिन्यू डिसइंफेक्ट करते रहना जब तक रोगी वहां पर है। इसे हम कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहेंगे। और टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होगा कि जब रोगी डिस्चार्ज हो जाए या उसकी डेथ हो जाए और वहां से रोगी जो अपनी जगह खाली कर दे, उस दौरान जितने भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट हैं उनका, और जो बेड है उसका, और इवन रूम, उन सबको डिसइंफेक्ट करना टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस का उपयोग करके इवन रूम को भी डिसइंफेक्ट करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन क्या है? बीमारी की से होने से पहले यदि हम कोई भी कीटाणु शोधन करते हैं तो उसे हम प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन कहते हैं। जैसे क्लोरीन का उपयोग करते हुए पानी का डिसइंफेक्शन करना, दूध का पास्चुराइजेशन करना या हैंड वॉशिंग प्रोसेस, ये सब क्या है? ये प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन है, यानी बीमारी को होने से पहले की गई प्रक्रियाएं हैं। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो डिसइंफेक्शन से थोड़ा सा आगे का कदम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया के स्पोर सहित सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सरफेस को मुक्त करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। और इसका उपयोग हम नॉर्मली सर्जरी से पहले करते हैं। और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसमें जितने भी आर्टिकल हम यूज में ले रहे हैं वो सब स्टेराइल होने चाहिए। ठीक है। इसके जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम आते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का एक बहुत ही प्रभावी मेथड है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा ऑटोक्लेव है या स्टरलाइजर जिसको हम बोल सकते हैं। स्टरलाइजर उच्च दाब पर और उच्च टेम्परेचर पर संचालित होते हैं। इसमें जो स्टीम है वो हाई प्रेशर पे होती है तो बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती है और बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर सबको नष्ट करती है। ऑटोक्लेविंग व्यापक रूप से अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में उपयोग में लाया जाता है। यह स्पोर सहित जीवन के सभी रूपों को नष्ट कर देता है। यह भाप जब वो दबाव में होती है तो उच्च तापमान प्रदान करती है क्योंकि इसमें लेटेंट हीट होती है और इसमें सामान्य भाप की तुलना में पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 psi प्रेशर पर 15 मिनट के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है रेडिएशन। आयनकारी विकिरण का उपयोग ड्रेसिंग, पट्टियों, कैटगट, सर्जिकल उपकरणों आदि के स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। स्टेराइल की जाने वाली वस्तुओं को विकिरण से पहले प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर दिया जाता है और वो जब तब तक स्टेराइल रहेंगी जब तक उस पैक को ओपन नहीं किया जाता। आयनिंग विकिरण में कम हीटिंग प्रभाव के साथ बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ईओ गैस या इथाइलिन ऑक्साइड गैस। इथाइलिन ऑक्साइड गैस बैक्टीरिया, उनके स्पोर्स और विषाणु यानी वायरसेस को भी मारती है। हीट सेंसिटिव जो उपकरण होते हैं उसको 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईओ गैस से स्टेराइल किया जा सकता है। क्योंकि ईओ गैस विस्फोटक है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको मिलाया जाता है और वाटर वेपर भी इसमें जोड़ दिया जाता है जिससे ये इस गैस की क्षमता को इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेविंग सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस, दंत चिकित्सा के उपकरणों, डेंचर्स, मिल्क और जो कैथेटर हैं, यूरिनरी कैथेटर, उनके स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में किया जाता है। माइक्रोवेव एक वैकल्पिक विद्युत क्षेत्र में पानी के अणुओं के में घर्षण पैदा करते हैं। इनके स्पंदनों से जो गर्मी है वो बहुत उत्पन्न होती है। माइक्रोवेव ओवन पूरी तरह से बैक्टीरिया, कल्चर, माइक्रोबैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 328 नैनोमीटर से 210 नैनोमीटर तक होती है और इसका जो अधिकतम कीटाणुनाशक प्रभाव है वो 240 से 280 नैनोमीटर पर होता है। यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग पानी, हवा, टाइटेनियम के जो प्रत्यारोपण से इम्प्लांट्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंस आदि के स्टरलाइजेशन में किया जाता है। बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो स्पोर्स की तुलना में काफी तेजी से इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। जो स्पोर्स हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो ये था स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारा कंटेंट मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन